मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नया राजनीतिक दौर दिया है। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है। वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा? भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे रिफॉर्म ने इंडिया को मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और जन धन योजना ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। नरेंद्र मोदी एक मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं 2024 के इलेक्शन में बीजेपी लीडर्स का नारा था, अब की बार 400 पार। जब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया, वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था, अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जनाब, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो पर रिजल्ट उसका एकदम उल्टा था और बीजेपी को कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा, जिससे पता चलता है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इसी बीच उनका एज भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। बीजेपी के अंदर एक नियम है, 75 वर्ष रिटायरमेंट नियम। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 वर्ष के बाद पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया था। अगर एज फैक्टर को हटा दिया जाए तो भी एक बड़े नेता को ग्रेसफुल एग्जिट की जरूरत होती है ताकि उनकी लेगेसी बनी रहे। फ्यूचर लीडरशिप भी एक फैक्टर हो सकता है। बीजेपी एक ही चेहरे पर टिक नहीं सकती है। आने वाले कुछ सालों में बीजेपी को नया मास लीडर की जरूरत होगी जो नरेंद्र मोदी की लेगेसी को आगे ले जा सकती है। बीजेपी को ये काम नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए करना होगा। अब सवाल ये है, मोदी नहीं तो कौन? यही जानने के लिए इंडिया टुडे ने अगस्त 2025 में एक सर्वे किया जिसमें नरेंद्र मोदी को 52% वोट मिला, जो फरवरी 2025 के सर्वे से कम था। वहीं दूसरे नंबर पर अमित शाह थे जिनको लगभग 28% वोट मिला और तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ थे जिनको 25% वोट मिला। बीजेपी के लिए पीएम चुनाव में आरएसएस हमेशा एक मुख्य भूमिका निभाती रही है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया था उसमें भी आरएसएस की मुख्य भूमिका थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम पर भी आरएसएस इन्वॉल्व था। बीजेपी, आरएसएस और सर्वे का माने तो उनके पास ऑप्शन के रूप में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ है। दोनों ही पावरफुल है और दोनों ही आरएसएस के करीबी। अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर बने। 1980 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुआ। अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और पॉलिटिकल कैलकुलेशन ने सबको हैरान कर दिया और जल्दी ही मोदी के क्लोज सहयोगी बन गए। श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए
जिसकी आवश्यकता होती है वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं और 2002 में गुजरात राइट्स होता है, जिसमें नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना होती है। लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पार्टी और पॉलिटिक्स सपोर्ट दिया। 2010 और 2012 में जुडिशरी ने दोनों को क्लीन चिट दे दी। अमित शाह बीजेपी को क्राइसिस के टाइम स्ट्रांग और यूनाइटेड रखा, जिससे मोदी की पॉलिटिकल बेस ग्रो करते रहा। 2014 का इलेक्शन हिस्टोरिक था। अमित शाह ने बूथ लेवल पर प्लानिंग करना स्टार्ट किया, वोटर सेगमेंटेशन, कास्ट और कम्युनिटी डायनामिक्स का एनालिसिस किया और हर छोटी डिटेल्स पर फोकस किया। बीजेपी ने रिकॉर्ड मेजोरिटी जीता। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाने लगा। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी और अधिक सीट से जीत जाती है। अमित शाह को होम मिनिस्टर का पोस्ट मिलता है। सबसे पहले आर्टिकल 370 को हटाया, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, नक्सल इफेक्टेड एरिया में रिफॉर्म किया और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया। CAA और NRC के दौरान देश में प्रोटेस्ट हुए, कुछ जगह वायलेंस और पुलिस फायरिंग भी हुई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अमित शाह का काम था, पर वो फेल हो गए। इंटरनल सिक्योरिटी भी अमित शाह के अंडर आता है, लेकिन आए दिन कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है। आर्टिकल 270 हटाने के बाद भी कश्मीर में शांति नहीं है। ED, NIA, CBI भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अमित शाह और बीजेपी पर हमेशा ये एलिगेशन लगता रहता है, ED और CBI का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ED और CBI छोड़ देते हैं। 1993 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं। महंत अवैधनाथ से जुड़ने के बाद नाथ पंथ से सन्यासी बनते हैं। सन्यासी बनने से पहले इनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से MP बने। उसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 तक लगातार जीतते रहे। 2017 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने यूपी का CM बनाया। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। CM बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम, पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन करना शुरू किया और हमेशा चर्चा में रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम किया। अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन भी इनके टेन्यूर में हुआ। 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तब योगी आदित्यनाथ अपने सेकंड टर्म में थे, जो एक हिस्टोरिक रिलीजियस पॉलिटिकल अचीवमेंट था। काशी, अयोध्या, मथुरा को रिलीजियस टूरिज्म सेंटर बनाया। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में हिंदुत्व लीडर और यूपी के पॉलिटिक्स में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए। कोविड-19 की दूसरी लहर में यूपी का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया था। हॉस्पिटल्स में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन की भारी कमी के कारण लोग मरने लगे। योगी आदित्यनाथ पर इस भयानक स्थिति को छुपाने का आरोप भी लगा। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, कहा था एम्प्लॉयमेंट हब बनाएंगे, लेकिन एग्जाम्स में डिले, पेपर लीक्स और एग्जाम कैंसलेशन बहुत कॉमन रहा। योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए इनकाउंटर राज और बुलडोजर पॉलिसी अपनाया था, जिसमें कस्टोडियल डेथ और फेक इनकाउंटर के आरोप भी लगे। योगी आदित्यनाथ को उनकी स्पीचेस के कारण कोर्ट जाना पड़ा और उनको चेतावनी भी मिली।
एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी बहुत कमजोर है। टीचर्स की कमी, छोटे शहरों में बेसिक इलाज की कमी। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो अमित शाह को बीजेपी का मास्टरमाइंड कहा जाता है और पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन, बूथ मैनेजमेंट और अलायंस पॉलिटिक्स जैसी जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ एक मास लीडर और हिंदुत्व आइकॉन की तरह जाने जाते हैं। कमजोरी की बात करें तो अमित शाह का पब्लिक के साथ इमोशनल कनेक्शन कम है। इनकी रैलीज में क्राउड कम होते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नेशनल लेवल पर कम है, पर इनकी रैलीज में क्राउड बहुत ज्यादा होती है। नरेंद्र मोदी के बाद पीएम के लिए अमित शाह बीजेपी के लिए पहली चॉइस हो सकती है, क्योंकि नेशनल स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन के कारण मोदी के बाद इनका नाम सबसे पहले आता है। वहीं अगर बीजेपी को एक हिंदुत्व आइकॉन और मास कनेक्शन वाला नेता चाहिए तो योगी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।